हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर हरिओम सर फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़े थे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़े थे। यह इसका यूज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता था, जहां हमको दो रजिस्टर्स के बीच में, ये चार रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन था बेसिकली, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता था, R1, R2, R3 एंड R4। और RG जो G है उसको R5 भी माना जा सकता है। यह A है, B है, जहां हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं। तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो R1/R2 जो है R3/R4 के होगा। ठीक है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा तो IG बराबर 0 होगा, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो R1/R2 बराबर R3/R4, बस यही हमको ध्यान में रखना है कि R1/R2 बराबर R3/R4 है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। इसी का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है हमारा मीटर ब्रिज। तो अब हम लोग देखेंगे मीटर ब्रिज। अब हम लोग क्या देखेंगे? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ही हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज क्या है? इट इज प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, इट इज प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले एक कॉपर स्ट्रिप, और यह वायर है जिस यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, और उसका सफिशिएंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, और उसका लेंथ 1 मीटर का होता है। उसके नीचे स्केल लगा होता है यह देखने के लिए कि हमारा लेंथ कहाँ पे है। इसका लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर बोले। और यह कॉपर स्ट्रिप इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया जा सके। कॉपर स्ट्रिप है जिसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए कॉपर स्ट्रिप होगा, इसका रेजिस्टेंस लगभग 0। अब जो हमारा दो गैप है, जो ऊपर में आपको दो गैप दिख रहा है, उस गैप में एक में R रेजिस्टेंस लगाएंगे और दूसरे वाले में S रेजिस्टेंस लगाएंगे। R हमारा जनरली अननोन रेजिस्टेंस होता है, और S हमारा नोन होता है। बीच में गैल्वेनोमीटर, और यह जॉकी है जो वायर पर मूव करता है, और हम लोग A और B पॉइंट है। ठीक है। तो ये वायर पर हल्का सा रेजिस्टेंस होता है, वायर पर जो है वह यूनिफॉर्म वायर है और उस पर कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है। R जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, S हमारा नोन रेजिस्टेंस है। अब इस दो बार हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। एक बार R को लेफ्ट साइड में रख के, और दूसरी बार R को राइट साइड में रख देते हैं, और S को लेफ्ट साइड में। इस एक्सपेरिमेंट को दो बार किया जाता है ताकि एरर इसमें कम किया जा सके। दो बार एक्सपेरिमेंट किए तो दोनों में एरर क्या हो गया? थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। तो एक बार R को लेफ्ट में, एक बार S को लेफ्ट में, दोनों का फिर हम एवरेज निकाल देते हैं। दोनों से जो कैलकुलेट हुआ उसका हम एवरेज निकाल देते हैं, तो वही हमारा करेक्ट वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है।
तो अब हम इस जॉकी को इस पर मूव कराते हैं। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन को देख ले कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है। में मुख्य रूप से एक सेल छूट गया है, नीचे सेल होगा जो सेल का काम है, और बीच में रियोस्टेट होगा जो करंट को कंट्रोल करेगा। करंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और यह सेल का काम होगा मीटर ब्रिज में करंट को फ्लो कराना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जिसमें पहला होगा कि इट कंसिस्ट्स ऑफ it consists of uniform wire. It consists of uniform wire made of same material. Made of same material. यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए और एक ही मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। ऑफ लेंथ 1 मीटर, और जिसकी लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में उसकी लंबाई 1 मीटर हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। फिर आता है ड्राइवर सेल, जो नीचे सेल है। तो उसका काम क्या है? बस सर्किट में करंट को फ्लो कराना, सर्किट में करंट को फ्लो कराना। तो हम इसका लिखेंगे टू कॉज करंट इन द सर्किट, टू कॉज करंट इन सर्किट। ठीक है। उसके बाद है करंट इज कंट्रोल्ड बाय रियोस्टेट। करंट को कंट्रोल कौन करता है? रियोस्टेट। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं। यह रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि जितना हमको करंट चाहिए उतना ही करंट हम लेंगे, फालतू करंट से क्यों लेना। फिर आता है कॉपर स्ट्रिप, जो हम पहले ही बता चुके हैं। कॉपर स्ट्रिप क्या है? फॉर कनेक्शन रेजिस्टेंस टू बी जीरो, ताकि कनेक्शन का रेजिस्टेंस जो हो जाए वह क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी कनेक्शन पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो हम सिर्फ आर एस और जो मीटर वायर है 1 मीटर का नीचे, उसी को सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर करेंगे, बाकी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कॉपर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो इतना कम से कम आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, मुख्य रूप से ड्राइवर सेल के बारे में, रियोस्टेट के बारे में, अननोन रेजिस्टेंस होता है, एस नोन रेजिस्टेंस होता है, बस, और कॉपर स्ट्रिप के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद है टू गैप है, वही टू गैप्स जिसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे आर एंड एस को, रेजिस्टेंस आर एंड एस, तो वो 2 गैप होगा। तो इसका वर्किंग है कि जॉकी को हम लोग मीटर वायर पर मूव कराते हैं। इसका वर्किंग हम लोग अभी देखेंगे। जॉकी को हम, ये जो जॉकी है उसको मीटर वायर पर मूव कराएंगे, और यह सेल करंट को फ्लो कराएगा। और ये कॉपर स्ट्रिप है ताकि उससे कोई, वहाँ पर कोई वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, उसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है। तो करंट को कंट्रोल हम रियोस्टेट से करेंगे, और मेटालिक वायर को यूनिफॉर्म इसलिए लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस जो है किसी भी लेंथ का बराबर बराबर लेंथ का रेजिस्टेंस बराबर बराबर हो जाए। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में इस जॉकी जो है, जॉकी को मीटर वायर पर मूव कराया जाएगा। इस तरह से मूव कराएंगे ताकि एक समय आए कि गैल्वेनोमीटर में करंट हमारा 0 हो जाए। वी मूव द गैल्वेनोमीटर नहीं, वी मूव द jockey of galvanometer, we move the jockey of galvanometer over the meter wire, over the meter wire या wire to get a point, ऐसा पॉइंट पाने के लिए, to get a point where current through galvanometer, यानी जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाए? 0, to get the current through galvanometer 0। और उस पॉइंट को मान लो n,
उस पॉइंट को हम मान लेते हैं N। तो से द पॉइंट इज N। इसी N पॉइंट को हम नल पॉइंट भी बोलते हैं या बैलेंस्ड पॉइंट भी बोलते हैं। यह वह पॉइंट है जिस समय गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यानी अब इसको अगर मीटर ब्रिज की तरह, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कंसीडर करो तो यह अब कहा जाएगा कि बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ मीटर वायर जो है वह किसकी तरह काम कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मीटर वायर एक रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। और मीटर वायर का देखो दो हिस्सा हो जाता है। जिसका रेजिस्टेंस हम आर वायर बोले अगर, तो जिस दिया जाता है रो एल बाई ए। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। और इस वायर चूंकि सेम मटेरियल से बना है, यूनिफॉर्म एरिया का है, तो आर प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। रो और ए तो कांस्टेंट है, रो और ए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेम मटेरियल से बना है तो रो आर प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। अब जो लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका उतना ज़्यादा। तो दो, एक पहला पोर्शन हो गया जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं जो A और N के बीच में है, और दूसरा R2 जो B और N के बीच में है। ठीक है, तो अब यह चार रजिस्टर्स हो गया R, S, R1 एंड R2। अब बीच में हो गया गैल्वेनोमीटर जिससे करंट 0 है। तो अब यह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा और लगेगा जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो R बटा एस इक्वल टू R1 बटा R2, R बटा एस इक्वल टू R1 बटा R2। और हम जब देखेंगे कि R1 और R2 जो है वह लेंथ पर डिपेंड करता है, तो N के पहले वाला रजिस्टर और N के बाद वाला रजिस्टर, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है। इसीलिए R1 बटा R2 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? L1 बटा L2। इस लेंथ को हम L1 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? L1। और इधर से जो यह लेंथ है इसको बोल देते हैं L2। तो R1 बटा R2 किसके बराबर हो जाएगा? L1 बटा L2। तो जब Ig बराबर 0 है कि व्हेन Ig इक्वल टू 0, इसके बाद ऊपर चलते हैं कि व्हेन Ig बराबर 0, जब Ig क्या है? 0 है, द व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड या बैलेंस्ड। तो इसका मतलब है बैलेंस्ड है, मतलब R अपॉन एस बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, और इतना L1 बटा L2 फ्रॉम फर्स्ट। क्या यही R1 बटा R2 क्या हो जाएगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है कि आपको सिर्फ लेंथ मेजर करके R बटा एस बराबर L1 बटा L2, या इसको L1 बटा 100 माइनस L1 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि L1 प्लस L2, चूंकि L1 प्लस L2 बराबर 100 सेंटीमीटर है। क्या है? तो यहां अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो, किस में लेते हो? इतना सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में और यह भी सेंटीमीटर में, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि L1 बटा 100 माइनस L1, L2 की जगह 100 माइनस L1। ठीक है, तो आप लेंथ सिर्फ मेजर करके, यह लेंथ मेजर करके आप रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हो। अगर आपको S मालूम है तो R बराबर मालूम हो जाएगा L1 बटा L2 गुने S। एक रेजिस्टेंस पता है तो दूसरे का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। डन। एक का रेजिस्टेंस पता है तो दूसरे का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए तो आपको सिर्फ दो यही कंडीशन याद रखना है कि R बटा एस बराबर L1 बटा L2। तो आपको कई बार डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो न्यूमेरिकल से बच्चा डर के छोड़ देता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो वो ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा ये लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एक फार्मूला ध्यान में रखना है कि R बटा एस बराबर L1 बटा L2। जब बैलेंस्ड है तो L1 बटा L2। और इसी बैलेंस्ड पॉइंट को नल पॉइंट भी बोला जाता है, इसीलिए हम यहाँ N सिंबल भी लिए हैं। क्या बोला जाता है? नल पॉइंट। तो यह मीटर ब्रिज का हो गया। हम लोग मीटर ब्रिज में मोड अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट के लिए कोशिश करते रहते हैं कि नल पॉइंट क्या हो, आसपास बीच में कहीं मिले।
तो बीच में कहीं मिले तो उसके लिए क्या है कि यह कंपैरेटिवली, इसीलिए दोनों तरफ से हम लोग मेजर कर लेते हैं, एक बार इधर से और एक बार उधर से, और उसके बाद दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ R/S बराबर L1/L2 इतना प्रूफ कर दो, मीटर ब्रिज का काम हो गया, मीटर ब्रिज का काम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम किस तरह का आता है वो प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आप बना लेते हो, सीबीएसई बोर्ड में तो खास करके प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, बिहार बोर्ड में भी रहता है, पिछला साल नहीं था उतना, सीबीएसई में तो श्योर है कि रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का तो गंदा रहता है, लेकिन हम एक आइडिया लगभग बनाते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि इन ए मीटर ब्रिज, क्वेश्चन है कि इन ए मीटर ब्रिज null point is found, null point is found at distance, null point is found at distance 33.3 centimeter, 33 centimeter from A मतलब लेफ्ट साइड समझ जाना। If resistance of 12 ohm is connected, if resistance of 12 ohm is connected to in parallel of S राइट वाले में रखते हैं, R को लेफ्ट वाले में, नहीं कुछ दिया रहा है तो बाय डिफॉल्ट यही समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। फोटो, द नल पॉइंट अकर्स एट S, देन नल पॉइंट्स अकर एट 60 सेंटीमीटर, अकर्स एट 60 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड S, फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड S। फोटो इस प्रकार है, आपको अगर खुद एग्जाम में बनाना हो तो आप सिंपल ऐसा फोटो बना सकते हो, यह A और यह B, आप ऐसा फोटो बना सकते हो, यह R है और यह S है। ठीक है, यह सिंपल फॉर्म हो गया सर्किट के लिए कि यह गैल्वेनोमीटर है, यह R है, S है, यह नल पॉइंट है, यह A है, B है। तो अब फाइंड करना है कि R और S का वैल्यू क्या होगा। डन। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, इन ए मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 33.6 सेंटीमीटर। कहाँ पे? 33.6, यानी यह दूरी 33.6 है। तो यानी पहला जो बात लिखा है उससे R/S बराबर क्या हो जाएगा? 33.3 अब बटा 100 माइनस इतना, तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 66.7 हो जाएगा नहीं? 33.3 बटा 66.7, जो कि लगभग आपको आ जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। तो पहला एक्सप्रेशन तो हमको आ गया कि 2R = S, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई डाउट बोलिए? नहीं। अब क्या कह रहा है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, अब चूंकि R और S दोनों हमको नहीं जानकारी है, ना R पता है ना S पता है, तो उस केस में आपको दो इक्वेशन देना चाहिए, तभी दो वैल्यू निकलेगा। दो इक्वेशन मतलब दो बातें होनी चाहिए, तो दो बातें दिया हुआ है। पहली बात है कि 33.3 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिलता है। दूसरी बात है कि जब 12 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है S के, 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ S के पैरेलल में 12 ओम को कनेक्ट कर दिए। कभी एग्जाम में सीरीज में दे सकता है, कभी पैरेलल में दे सकता है। यहां दे दिया है कि 12 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर शिफ्ट कर जाता है। स्वाभाविक है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो यह क्या होगा? घट जाएगा।
घटेगा ना रेजिस्टेंस, पैरेलल में कोई भी चीज कनेक्ट करते तो यह क्या है, घटेगा, तो घटेगा तो नल पॉइंट राइट में ही शिफ्ट करेगा, तो इस साइड से लेंथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो इधर से 60 सेंटीमीटर पर चला गया, यानी इधर से 40 हो गया, जो पहले इधर से 66.7 था और इधर से 33.3 था, तो इधर से बढ़ के 60 पर चला गया। कहाँ चला गया, 60 पर। तो यह पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा कि R बटा, अब यहाँ S नहीं है, क्या है, S पैरेलल विथ 12, S पैरेलल विथ 12। तो जब 12 ओम S के साथ पैरेलल में हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, S की जगह पे हो जाएगा 12S बटा 12 प्लस S हो जाएगा कि नहीं। 12S, 5 मत समझना, यह क्या है, 12S बटा 12 प्लस S, यह बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 बटा 40, तो दोनों मिला के 100 हो जाए, 60 बटा 40। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, यह हो गया 3/2। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2R बराबर हो गया 3 × 12S अपॉन 12 प्लस S होगा, बोलिए। तो 2R की जगह हो गया 36S अपॉन 12 प्लस S। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करोगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर देना है। एक बार और समझ लो इसको, क्या है कि पहले सिर्फ R और S था, तो नल पॉइंट 33.3 पर मिला, यानी R बटा S 33.3 बटा 67.7। कैसे, तो 100 पूरा होता है तो बचा हुआ 66.7, ये लगभग 1/2 हो गया, इतना हो गया। अगली बार कह रहा है कि अब S के साथ पैरेलल में 12 ओम जोड़ दिए, तो हो गया कि अब यह S नहीं रहा, यह क्या हो गया 12S बटा 12 प्लस S। तो अब इस दोनों का रेशियो कह रहा है नल पॉइंट 60 पर मिला है, तो 60 बटा 40 हो जाएगा, तो यह 3/2 डन। तो 3/2, तो यह 2R बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला जो नीचा है इधर जाके पूरा गुना में हो गया, डन। तो 2R बराबर 12×36S बटा 12 प्लस। अब यहां भी 2R बराबर इतना है, यहां भी 2R बराबर इतना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से अगर आप देखो तो 36S अपॉन 12 प्लस S बराबर S। इस S से यह S कट गया, उधर जाएगा 36 बराबर 12 प्लस S, तो S बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 12, यानी S बराबर 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 24 ओम। कितना ओम हो जाएगा S, 24 ओम। एंड फ्रॉम फर्स्ट R इक्वल टू क्या हो जाएगा S/2 यानी 12, तो 12 ओम R हो जाएगा, S हो जाएगा 24 ओम। डन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि डायरेक्ट खाली आपको सिंपल दे देगा R और S, नहीं, इतना सिंपल थोड़ी देगा, बउआ क्लास में थोड़ी ना हो, 12th में हो क्या। तो आपको R और S डायरेक्टली नहीं देगा, कभी दे दिया S के साथ पैरेलल में कुछ जोड़ दिए, कभी S के साथ सीरीज में कुछ जोड़ दिए, और सीरीज में जोड़ देता तो वही S की जगह S प्लस जितना जोड़ता उतना हो जाता। तो पैरेलल में 12 ओम जोड़ा है तो 12S बटा 12 प्लस S हो गया, सीरीज में जोड़ता तो सीधे S प्लस 12 हो जाता है S की जगह पे। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला है, ये हो गया मीटर ब्रिज। यह क्या हो गया, मीटर ब्रिज। बनाइएगा, जो भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वह डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक वह डिवाइस है, it is a device या it is an instrument, it is an instrument which is used, इसका यूज क्या है, which is used
to measure unknown EMF, internal resistance and internal resistance which is mainly used कह दो, नहीं तो एक कई तरीका से होता है लोगों का यूज करने का। तो इंस्ट्रूमेंट विच इज मेनली यूज टू मेजर अननोन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, जैसे वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित था, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका देखिए वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आधारित है कि इन ए यूनिफॉर्म वायर है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, इफ अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर made of same material, potential difference across any two point on the wire is proportional to distance between them, कहने का मतलब क्या है कि जो अगर वायर कांस्टेंट करंट अगर किसी वायर में फ्लो करता है, कांस्टेंट करंट किसी वायर में फ्लो करता है, कैसे वायर में, जो यूनिफॉर्म वायर से बना है, मेड ऑफ सेम मटेरियल है, तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर यह कोई भी पॉइंट लेते हैं m और n, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह इस L के पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होगा। क्या होगा? लेंथ के। स्वाभाविक है ना कि करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो V बराबर क्या होता है, डेल्टा V बराबर होता है IR, डेल्टा V क्या होता है IR, और R इक्वल टू होता है I रो L बाई ए। क्या, तो यहां से क्या आ गया कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि रो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, अगर आप कह भी रहे हो कि करंट भी कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर यह आधारित है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जितना आप इससे इस दो और आगे पॉइंट बढ़ा देंगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। एक ड्राइवर सेल है, यह रियोस्टेट है, ड्राइवर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यही चलाता है पूरे सर्किट को। यह रियोस्टेट है और यहां एक बॉक्स बना होता है। क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारा ए रहता है, बहुत सारा, यह एक कॉपर का है और यहां से एक वायर ऐसे निकलेगा। ठीक है, फिर इस वायर से यह सब आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखने में पैरेलल लग रहा है, लेकिन करंट ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, फिर यह कॉपर है, यहां से फिर दूसरा तार,
फिर यहां से यह तीसरा इस तरह से, इस तरह से यह कनेक्टेड होता है। बात समझ में आ रही है? और यहां पर यह स्केल लगा हुआ है। नीचे सब स्केल लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से स्केल लगा हुआ है। अब इसमें ईच वायर कंस्ट्रक्शन में, यह भी कॉपर स्ट्रिप है, क्या है? कॉपर स्ट्रिप, ताकि कनेक्शन पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, कनेक्शन पे रेजिस्टेंस जीरो। यह वायर होता है ईच ऑफ 1 मीटर, ईच वायर ऑफ 1 मीटर। वायर की लंबाई 1-1 मीटर होती है, तो 1 2 3 4 5, टोटल यह क्या हो जाएगा? 5 मीटर वायर का लेंथ माना जाएगा, ठीक है। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यह पॉइंट शुरुआत है, यह ए होगा और यह पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसमें एक बॉक्स रहता है, आपको दिखेगा ऐसा बॉक्स रहेगा, उसी में यह वायर सब रहता है, 4 5 6 वायर अलग अलग लेंथ का, 5 वायर कॉमन है। प्रैक्टिकल में जब हम सर्किट बनाएंगे तो प्रैक्टिकल सर्किट हम ऐसे बनाएंगे, उसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल सर्किट आपको सिर्फ यही क्या करना है, बस ये बना देना है, यह ए और यह बी। ये 5 मीटर का है तो इसी को 5 मीटर लिख देंगे, 10 मीटर का है तो उसी को 10 मीटर लिख देंगे, 1 मीटर का है तो यही ए बी 1 मीटर हो जाएगा। सर्किट ऐसे ही बना देंगे। यह कहलाता है प्राइमरी सर्किट। क्या होता है? प्राइमरी सर्किट, जिसमें करंट अपना फ्लो करता है, इस करंट को प्राइमरी करंट बोलते हैं। लेकिन ईएमएफ मेजर करना होता हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होता हो, उसके लिए एक हम इसमें से कनेक्ट करते हैं, यहाँ सेकेंडरी सर्किट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सर्किट होता है। अब इस सेकेंडरी सर्किट से गैल्वेनोमीटर ऐसे निकल के तब इस पर घूमता रहता है नल पॉइंट खोजने के लिए, जॉकी घूमता रहता है नल पॉइंट खोजने के लिए। सारा चीज में यही सिस्टम है, यहाँ भी नल पॉइंट हम लोग खोजते हैं। तो यह वास्तव में कंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ लिखना होगा तो यहाँ बस हम क्या किसको बताएंगे? ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल टू क्या है? टू कॉज करंट इन प्राइमरी सर्किट, टू कॉज करंट इन प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए रियोस्टेट का यूज हो गया। टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द प्राइमरी करंट, क्या प्राइमरी सर्किट में जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर है वायर। वायर क्या होना चाहिए? ईच ऑफ 1 मीटर, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल, मेड ऑफ सेम मटेरियल। इतना कम से कम 3 लिख दो, बात खत्म। कंस्ट्रक्शन में इतना चीज लिख दो, बाकी कॉपर स्ट्रिप हो गया, नीचे स्केल लगा हुआ है, ये सब फोटो में बता दो, सब कुछ का यूज बताना जरूरी नहीं है। नीचे स्केल, कॉपर स्ट्रिप, तो इतना कंस्ट्रक्शन में आप लिख दो, डन। फिर उसके बाद होता है इसका एप्लीकेशन, इसका वर्किंग। तो इसका वर्किंग पढ़ने से पहले इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी। कि यह सिद्धांत किस चीज पर आधारित है, इसका थ्योरी क्या है। तो इसका थ्योरी ये है कि अगर बाहरी करंट इसमें जब जीरो हो जाता है, आईजी जब जीरो होता है, तो सिर्फ प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा होता है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा कि व्हेन, हाँ तो ये लिखते हैं कि व्हेन आई करंट फ्लोज, क्या लिखें? व्हेन आई करंट फ्लोज थ्रू द, आई करंट फ्लोज थ्रू द, क्या? आई करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर
थ्रू द वायर ऑफ गैल्वेनोमीटर, वायर ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल रहा है, पोटेंशियोमीटर, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी, वह क्या हो जाएगा, करंट गुने रेजिस्टेंस आर ए बी, करंट गुने रेजिस्टेंस, और करंट कौन सा, प्राइमरी सर्किट वाला। तो यहां वी ए बी जो हो जाएगा वह हो जाएगा आई पी, आर ए बी क्या हो जाएगा, रो लेंथ किसका, ए बी बटा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यह क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो एल भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, आई पी भी कांस्टेंट, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लेकिन किसी और पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें फॉर एनी पॉइंट, तो फॉर एनी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो एक सबसे पहले इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल लेंथ। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो फाई हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा आई पी, और यहाँ रो अपॉन ए। तो कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कई बार आपको दिया रहेगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मालूम है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स है m एंड n, यह पॉइंट m है, यह पॉइंट n है, तो इसका लेंथ l है, तो भी mn बराबर जो हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट है गुने लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ। अगर आप करंट नहीं बदलोगे, करंट का वैल्यू अगर आप नहीं बदलते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका सेम रहेगा, क्योंकि रो तो नहीं बदलने वाला है, ए तो नहीं बदलने वाला वायर का। करंट अगर आप नहीं बदलते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को करंट बदलने के लिए आपको करंट को बदलना पड़ेगा। हम करंट नहीं बदलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो एक बार करंट फिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर करंट को नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से ये चीज तो है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ के होगा, फाई तो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर कांस्टेंट करंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, एक कांस्टेंट है, यह वैल्यू जो है, यह वैल्यू कांस्टेंट है, यह वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाता है फॉर गिवन करंट, गिवन करंट के लिए। तो उसके बाद सिर्फ आप लेंथ से गुना करते चले जाओ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसी सिद्धांत पर आधारित है फिर इसका एप्लीकेशन, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। किसमें देखेंगे, अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। ओके, बाय बाय।